आज से कुछ साल पहले 26 दिसंबर की मस्त चिलचिलाती रात में एक अकेली माँ ने अपने 8 साल के छोटे से बच्चे के साथ एक ट्रेन का सफ़र तय किया था। अब कुछ 9-9:30 तक वो लोग ट्रेन में बैठे थे और सुबह 6-6:30 बजे तक उन लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। लेकिन वो ट्रेन कहाँ से निकली, कहाँ जा रही थी, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी है तो सिर्फ और सिर्फ उस रात उस ट्रेन के बोगी नंबर A4 की कहानी। कहते हैं कि एक खाली बोगी में जब आप एक ट्रेन का सफ़र तय करते हैं और वो भी रात में, तो सफ़र काफ़ी डरावना सा हो जाता है। लेकिन वही डर अपना एक अलग भयंकर अवतार लेता है जब आपने उस रात वो ट्रेन जहाँ से गुजरने वाली हो ना, उस जगह के बारे में कुछ अजीब किस्से सुने हो। अब ऋचा के साथ ये कहानी शुरू तो होगी, लेकिन क्या ऋचा के साथ ख़त्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा। क्या बीच सफ़र में किसी को धोखा मिलेगा, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये वक्त आपके पास हो तो एक कहानी सुनोगे। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 16th कहानी ऑफ स्टोरीज। जी हाँ, इसके अलावा 15 और कहानियां हैं जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका इंतज़ार कर रही हैं। हमारी आज की कहानी का नाम एक हुकुम्बा 2, चैप्टर 1। क्या बात है जी, नहीं मतलब यहाँ पे आ गए यानी कहानी सुनने के लिए बेताब है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट रियली मीन्स अ लॉट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बतानी है, जो आप ही के कंफर्ट के लिए है और आप ही के रिक्वेस्ट्स, कंप्लेन्स या फिर सजेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो आप लोगों की जो एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टोरीज़ को लेकर वो ये थी कि बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, मतलब देखते समय भी स्क्रॉल करना पड़ता है। तो हम लोग कभी बार खाना लेके बैठे हैं या फिर प्रोजेक्ट करने के लिए बैठे हैं तो पूरा फ्लो टूट जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यार जब आप एक नई कहानी इंट्रोड्यूस करते हो तो पूरा प्रोफाइल उसी कहानी से भर जाता है। तो जो आपकी पुरानी कहानियाँ हैं वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि इतना स्क्रॉल फिर कौन करेगा। पॉइंट तो है। तो इसके पीछे मैं और मेरी टीम एक यूट्यूब चैनल के लेकर के बैठी हुई थी, लेकिन उसमें भी अब हमने एक नया डिसीजन लिया है। अब से हम लोग हर चैप्टर का जो पहले के 6 एपिसोड्स होंगे ना, उसको हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे ताकि आपको पता चले कि चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है और उस चैप्टर में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो स्क्रॉलिंग का आप लोगों को टेंशन जा रहा था ना, अब उसको हमने ख़त्म कर दिया है। कैसे? यूट्यूब पे पूरे के पूरे चैप्टर यानी कि 10 से 15 जितने भी एपिसोड्स होंगे उसको कंपाइल करके आपके लिए एक वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे। यानी कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ प्ले का बटन दबाना है और रिलैक्स करना है। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मेरे बायो में डला हुआ है, आराम से एंजॉय करें, ठीक है? हाँ जी, तो एकदम रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। हमारा जो कैमरा है वैसे धीरे से जूम इन होता हुआ जाता है, ट्रेन के अंदर एक खिड़की से एंटर करता है और उस साइड जो लोअर बर्थ पे बैठी है ऋचा और उसका बच्चा, उस पे फोकस करता है। अब ऋचा ना यार ऑब्वियसली टेंस थी, रात का माहौल ये वो। अब यहाँ पे सवाल उठता है, अगले दिन सुबह भी ट्रेन थी, वो पकड़ के चली जाती, अभी रात में इतनी भगे भगाए। और उसके ऊपर से ना जब वो स्टेशन में खड़ी थी तो कुछ लोगों को ना कुछ न कुछ बातें करते हुए सुना। वो उससे डायरेक्टली तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके बात करने का तरीका ऐसा था कि वो ऋचा को शायद बात पहुंचाना चाह रहे थे कि रास्ता ऐसा है, उस जगह पे आत्माएं घूमती हैं, इंग्लिश में कहें तो वेंजफुल स्पिरिट्स, बदले बदले ले, कुछ तो ऐसी उटपटांग बातें हो रही थी, उसने भी टुकड़े टुकड़ों में सुनी थी। अब जब वो वहाँ पे फाइनली ट्रेन के अंदर जाके बैठी तो अब डर को तो माहौल चाहिए होता है। अब माहौल परफेक्ट था। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अब चाहे तो अगले दिन की सुबह भी निकल सकती थी, है ना भाई, आराम से निकलते। ये इतनी जल्दी भगे भगाए में क्या किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी थी, या फिर कोई ऐसा मौका था जो वो छोड़ नहीं सकती थी, या फिर वो कहीं से भाग रही थी। अब उसके मन में ये सारे बहुत सारे थॉट्स, ये वो फलाना ढिमकाना चीज़ें चल रही हैं, डर आ रहा है और सडनली एक आवाज़ आती है, बेटा टिकट। अंकल आई एम रियली सॉरी, वो मेरे पास टिकट नहीं है पर मेरे पास पैसे हैं। वो मैं क्या काउंटर पे भी गई थी, लेकिन वहाँ पे वो अंकल जो थे वो नहीं थे, वो बोले वॉशरूम गए। अब टीसी भी समझ गया यार कि टिकट है नहीं, तुरंत की तुरंत एक टिकट बनवाना चाहती है। अब इतनी रात हो रही, कौन मच मच करे। वैसे भी पूरी की पूरी बोगी खाली पड़ी हुई थी, लिस्ट में साफ था कि इसको जहाँ जाना है, ज़्यादा लोग थे नहीं, टिकट बन जाती। उन्होंने उसे कहा हाँ ठीक है, वो जो इनकी आईडी वाईडी होती है वो मांगी, एक फॉर्मेलिटी होती है, टेम्प्रेरी टिकट बना के उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे वो टिकट अपनी बना रहे हैं और इतने में ऋचा एक सवाल पूछती है, अब वैसे अंकल वो रात भर ऐसे ट्रेन यूं ही रहेगी क्या, मतलब और लोग अभी।
तो टीसी साफ क्लियर कट कह देते हैं कि यार बीच रास्ते में इसको जहाँ जाना था तो 3 स्टेशंस आते बीच में, पर वो तीनों के तीनों ना छोटे छोटे गांव बस्तियों टाइप के इलाके थे। वहाँ से ऐसा कोई ज़्यादा आता नहीं था, और अगर कोई आता भी तो एसी के टिकट लेकर के तो नहीं ही आता। अब वैसे भी ठंड वंड की रात थी, लोग वैसे ही एसी के टिकट्स नहीं लेते, उसके ऊपर सब ये अब टेंशन में थोड़ा इसका दिमाग, तो उसका चेहरा पड़ते हुए वो टिकट देते हुए टीसी उसको एक एडवाइस देता है, बेटा चाहिए तो आप थोड़ा सा उधर जाके बैठ जाइए, वहाँ पे थोड़े और पैसेंजर्स हैं तो आपको भी थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाएगा। और इसके अलावा टीसी जो है एक पेपर पे अपना नंबर लिख के उसे भी फाड़ के दे देते हैं कि अगर रात में कोई प्रॉब्लम है सच तो 2 बोगी उधर बैठेंगे तो तुरंत एक कॉल कर दे। और अब उधर जाना भी चाहती है, लेकिन उधर कौन से पैसेंजर्स बैठे हैं ऋचा को नहीं पता। अब ऋचा को वहां जाना तो है, लेकिन जाएं कैसे भाई? अब वहां जाके ऐसे झांक के तो नहीं आ सकते ना कि भैया कौन बैठा है यहाँ पे जरा बताओ। अब उसको एक आइडिया सूझा, उसने तुरंत अपने बच्चे को उठाया और इधर वाली नहीं उधर वाली वॉशरूम की तरफ गई। अब जब वो जा रही है तो धीमे धीमे से चल रही है, ऐसे हर कंपार्टमेंट में नजरें दौड़ा रही है कि यार कौन कौन बैठा है, कोई नहीं, खाली खाली खाली। फाइनली एक कंपार्टमेंट आता है तो वहाँ पे साइड बर्थ पे एक अंकल बैठे हुए, उसके जस्ट अगले कंपार्टमेंट में यहाँ पे एक अंकल जो है वो बेडशीट वेडशीट कुछ बिछा रहे हैं। ऊपर वाली बर्थ पे एक कोई सो रहा है, और वो भी जो सो रहा है वो लड़का ही लग रहा है। सारे लड़के, वो वॉशरूम चली जाती है, वहाँ से वापस आती है तो दोबारा से नज़रें घुमाती है, कोई भी नहीं। अब वो वापस जो है अपनी सीट पे आके बैठे थे, अंकल लोगों के साथ थोड़ी जाकर के वो बैठेगी, उसको ऑकवर्ड हो रहा है, क्या करे वो। इतने में उसको एक आवाज़ आती है जब वो अपने बच्चों के साथ होती है, अंकल की। वो अंकल नहीं वहाँ पे जो बेडशीट जमा रहे थे, और एकदम से बोलते हैं कि बेटा वो टीसी साहब ने बताया कि आप यहाँ पे अकेले बैठी हैं, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल, बेटा अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे भी आके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सामने वाली बर्थ खाली है। अब ऋचा भी हाँ नहीं ठीक है, वो क्या बोले, मेरे को नहीं बैठना अंकल लोगों के साथ। लेकिन इतने में ये बता देते हैं कि इनकी जो मिसेज हैं वो भी है साथ में। कौन सी मिसेज? ये तो मतलब जाते हुए भी देखा, आते हुए भी देखा, उसको तो कोई दिखाई नहीं दी। अब अगर कोई आंटी वहाँ पे बैठी हैं तो सडनली एक कंफर्ट बढ़ गया ना, लेकिन इसने तो नहीं देखा। अब ये वाली जो बात थी कि कोई वहाँ लेडीज़ भी हैं, इस बात पे ना ऋचा थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई। अब वो जाए कैसे जाए, फाइनली उसने अपना बैग वैग थोड़ा सा उठाया, बच्चे के साथ धीमे धीमे से वहाँ चल के गई। फिर वही साइड बर्थ पे एक अंकल बैठे हुए हैं अगली वाली कंपार्टमेंट में, यहाँ उसने नज़रें घुमाई तो एक अंकल वो जो आए बुलाने के लिए आए थे, उनके बगल में एक आंटी भी बैठी हुई थी। यार ये आंटी कहाँ से आई, ये तो जाते हुए देखा था, इसने नहीं दिखी। तो वो थोड़ा सा इतने में पहुंची तो उतने में अंकल आंटी ने उसको इनवाइट किया, बिठा के बैठो, उसको कंफर्टेबल करवाया। तो उसने बताया कि मैं भी आई थी देखने के लिए, तो वहाँ पे कोई लेडीज़ दिखाई नहीं दी करके। तो पता चला कि आंटी जो है वो वॉशरूम गई थी। अब वो शायद लेफ्ट वाले वॉशरूम गई थी, रिचा राइट वाले में गई थी, इसलिए मुलाकात नहीं हुई इनकी। ठीक है यार, अब इनकी जो बेसिक वो सवाल जवाब होते हैं ना, कहाँ से हो ये वो, थोड़ी बहुत बातें हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे लोअर बर्थ पे अंकल आंटी बैठे हुए, सामने वाले में लोअर बर्थ पे रिचा अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। सबसे ऊपर कोई लड़का सो रहा है, इतना उसको समझ में आ गया। अब कुछ समय के बाद वो जो अंकल नहीं थे जो साइड बर्थ पे पीछे वाली कंपार्टमेंट में बैठे थे, वो इनके वाले कंपार्टमेंट में आके साइड बर्थ में आके बैठ गए। रीज़न क्या? वही रीज़न जिस कारण से ऋचा यहाँ आई थी। भाई अब पूरी खाली बोगी में फट तो रही है ना भाई, रात को जब सो रहे हो तो सामान की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी। तो अब उस छोटे से कंपार्टमेंट में लोग पड़ गए। अब फाइनली ऋचा का जो सफ़र था वो आराम से तय होना शुरू हुआ। अब अंकल आंटी कुछ खाना वाना खा रहे थे, बगल में जो अंकल थे वो फ़ोन में लगे हुए थे, कि इतने में वो पहला स्टेशन आया। बीच में 3 स्टेशन आने थे, उसका पहला स्टेशन। टीसी भाई साहब ने साफ कहा था कि छोटी बस्तियों से कोई नहीं चढ़ता, और अगर कोई चढ़ेगा भी तो एसी के टिकट क्यों लेगा। कोई एसी में लेकिन चढ़ा। अब वो जनाब जो थे वो एक अंकल टाइप के ही थे, लेकिन उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो काफ़ी ऐसा टॉप नॉच सा था, काफ़ी वेल ऑफ लग रहे थे। अब वो इनके साथ तो नहीं बैठे, लेकिन इनकी बगल वाली कंपार्टमेंट में आके बैठ गए। अब शांति जो थी वो धीरे से टूटी। भाई इंडियन रेलवेज का ट्रेडिशन है यार, ऐसे शांत शांत कौन जाता है। तो अंकल आंटी ने ऋचा से पूछताछ करी, तो उसने बताया कि उसकी जो मम्मी की तबीयत है वो अचानक से काफ़ी ख़राब हो गई, तो वो थोड़ा इमरजेंसी में निकल के जा रही थी। अंकल आंटी से पूछा तो पता चला कि अंकल का कुछ महीने पहले रिटायरमेंट हुआ था। अब जब रिटायरमेंट हुआ तो आंटी ने कसम खा ली कि भैया सुनो, तुमने पूरी ज़िंदगी जब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस, अब जब रिटायरमेंट हो गई है अब हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो किसी धर्मस्थल की तरफ ये लोग जा रहे थे। बगल में जो अंकल बैठे थे वो किसी बैंक से थे, और कोई सा सेमिनार वेमिनार था उनका, तो वो अटेंड करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इनकी यहाँ बातें चली कि इतने में जो ऋचा का बच्चा था वो थोड़ा सा इरिटेटेड सा महसूस करने लगा।
भाई साहब, अगर आपको लगता रिचा को खाली कंपार्टमेंट से डर लग रहा था, न न ना, इस बात से अब ज़्यादा लग रहा था। क्या होता है ना, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और आपका बच्चा इरिटेट करना शुरू करता है, भाई आसपास के लोग हैं, अगर आप एक डिसेंट इंसान हो ना, तो आपको पता रहता है कि यार हमारे कारण बाकियों को अनकंफर्टेबलनेस महसूस हो रही है। उसके ऊपर से उसकी सीट भी नहीं है, वो वहाँ से यहाँ आके बैठी है। अब ये इसको क्या जो खाना वाना देने की कोशिश करी, नहीं खाना नहीं चाहिए, बिस्किट खिला दें, बिस्किट नहीं चाहिए, क्या करना है। वो इरिटेटेड सा हो रहा है। अब अंकल आंटी भी थोड़े से ऑकवर्ड हो रहे हैं, सबका क्या सोने का टाइम हो रहा है ना, रात हो चुकी है। अब इतने में ये बोलती कि मैं कहानी सुनाऊंगा, हाँ ठीक है। बच्चा थोड़ा सा शांत होता है, अब ये कहानी सुनाना शुरू करती है अपनी एफर्ट लगा के। वो भाई अब कुछ 3-4 लाइनें बोलती हैं, बच्चा बोल पड़ता नहीं, ये वाली तो सुनाई आपने। अरे ठीक है, दूसरी सुनाने की कोशिश करती है, बच्चा मानता नहीं, ये वाली नहीं है, पुरानी है, ऐसा वैसा। वो माने वो इरिटेटेड सा हो रहा है, बच्चे की तबीयत खराब, उसका पता नहीं कुछ अपना ही चल रहा है। इतने में ऊपर वाले बर्थ से एक आवाज़ आती है, मैं सुना दूं एक। अब सब लोग एकदम से ऊपर देखते हैं, आवाज़ कहाँ से आई। वो लड़का एक था ना ऊपर सो रहा था, उसने पूछा था। अब जो बच्चा होता है वो ऊपर देखता है और हाँ में अपना सर हिला देता है। और आदमी जो उतर के नीचे आने लगता है, अब आदमी नहीं होता, मतलब लड़का ही होता है कोई, और नीचे आ रहा है। अब रिचा यहाँ पे ऑकवर्ड करे, यार ये नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा था, आप वहीं बैठिए। अब वो कहता है कि नहीं मुझे वॉशरूम जाना था। रिचा एम्बैरेस हो जाती है, बोले क्या यार। वो उतरता है, चप्पल पहनता है, वॉशरूम जाता है, कुछ समय बाद वहाँ से वापस लौटता है, बच्चे की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और वहाँ बैठता है। अब जब ये बैठता है तो सामने जो अंकल बैठे होते हैं, बेटा आप कहाँ से हो, पूछते हैं। ऑब्वियसली इंडियन रेलवे, सवाल जवाब तो बनता है। तो बताता है कि ही इज़ एन आर्टिस्ट, वो कहीं से कहीं तक ट्रैवल कर रहा था। अब जैसे ही आर्टिस्ट वाला शब्द सुनते तो अंकल बोलते अरे वाह क्या बात है, मतलब ये तो हम भी अपने कॉलेज के दिनों में कविताएं लिखा करते थे करके, ऐसे थोड़ा प्राउड फील करते हैं। आंटी जो है अंकल की तरफ देखती हैं, बड़ी कविताएं लिखते थे तुम। अब अंकल जो है ऐसे थोड़ा ग्लैड हो रहे होते हैं, लेकिन बगल में जो साइड बर्थ में अंकल बैठे होते हैं ना, वो ये आर्टिस्ट वर्ड सुन के कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते, वो थोड़ा सा मुंह वो बनाने लगते हैं। अब इतने में ये जनाब जो बच्चे को देखते हैं, बोले कहानी फ्री में नहीं आएगी, फीस लगती है। बच्चा ऐसे देख रहा है, क्या बोला, 2 बड़े बड़े चिप्स लगेंगे। अब उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट होता है। बच्चा ना ऐसे अंदर देखता है, ऐसे 2 ऐसे बड़े ध्यान से छांट के 2 ऐसे चिप्स निकालता है जो सही सलामत फॉर्म में होते हैं, बाकी सारों का चूरा बन चुका होता है। वो आगे करता है, हंसते हंसते वो दोनों चिप्स को ले लेता है। पहले एक और फिर दूसरा, दोनों चिप्स खाने के बाद वो हंसता हंसता बच्चे को देखता है और उससे पूछता है कैसी कहानी सुनोगे। बड़ी वाली, तुरंत, ऐसे 1 सेकंड का गैप भी नहीं। और पूछता है बड़ी वाली, मम्मी 2 मिनट्स की कहानी सुनाती है और फिर कहती है कि सो जाओ, मेरे को बड़ी कहानी सुनो। अब वहाँ इतनी मासूमियत से वो इस बात को कहता है, जितने बैठे होते हैं सारे हंस देते हैं, रिचा भी हंस देती है। वो कहता है ठीक है, बड़ी कहानी सुनाएंगे, लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपको ना ज़रा खिड़की से बाहर देखना होगा। बच्चा खिड़की से बाहर देखता है, वो पीछे से पूछता है कोई नदी दिखाई दे रही है। बच्चा ना बड़े ध्यान से बाहर देखता है। बाहर यार अंधेरा होता है, मतलब रात का समय, चांद की थोड़ी बहुत रोशनी होती है, लेकिन इतना कुछ खास दिखाई नहीं देता। कुछ खुले खुले से मैदान दिख रहे हैं, कुछ पेड़ दिख रहे हैं, कोई नदी नहीं। बच्चा नाम है अपना सर हिलाता है, वो कहता है बेटा वो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान से देखो बाहर कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो दूर उसको कहीं पे कोई लैंप पोस्ट और कुछ तो होता है, मतलब येलो कलर की एक लाइट जल रही होती है। वो बच्चा उसके बारे में बताता है। बोला शायद उसी के पास कभी कोई पुल हुआ करता था, चलो कोई बात नहीं। अब वो जब ये कह रहा होता है ना, तो सामने जो अंकल बैठे होते हैं वो भी अब धीरे से बाहर देखते हैं, ऐसी कौन सी नदी और यहाँ पे पुल वुल की बातें हो रही हैं। आंटी भी थोड़ी नज़रें चुरा चुरा के देखती हैं। बच्चे से अगला सवाल होता है, आपको पता है अभी हम कहाँ पे हैं? बच्चा रिचा की तरफ देखता है। अब रिचा जो है वो हंसते हंसते एक जवाब देती है, लेकिन उसके जवाब को तुरंत के तुरंत वो लड़का जो है गलत कह देता है। बोले ये तो बहुत मॉडर्न नाम है, मैं वो नाम पूछ रहा हूँ जो इस इलाके को बहुत पहले बुलाया करते। एक दो नाम और गेस करती है, लेकिन उसके जवाब गलत निकलते हैं। जब उसके गलत निकलते तो अंकल को अपॉर्चुनिटी नजर आती है, भाई वो तो धर्मस्थल भी जा रहे थे, वो कुछ पुराने जगहों के नाम बताते हैं। लड़का उन नामों को भी गलत करार कर देता है। फिर वो लड़के को देख कर कहता है कई साल पहले, जहाँ से अभी हमारी ट्रेन जा रही है ना, यहाँ पे एक रूफानगढ़ का राज्य हुआ करता था। रूफानगढ़ का राज्य, जैसे ये वर्ड्स बोलता है ना, तो शायद अंकल आंटी भी अब उतने ही इन्वेस्टेड हो जाते हैं कहानी में जितना वो छोटा सा बच्चा था।
क्यूरियोसिटी के साथ सुनते हैं। बच्चा आंखें फाड़े बड़े ध्यान से उस कहानी को सुन रहा होता है। बोले बेटा क्या है ना, वो राज्य का जो एक बहुत बड़ा सा किला था, तो किला बीच में हुआ करता था और धीरे धीरे से वो राज्य के आसपास छोटी छोटी बस्तियां होती हैं और वो फैलता जाता। वो सारी बस्तियां मिलकर रूफानगढ़ का राज्य बनती। ऐसी एक बस्ती यहाँ किसी कोने में भी थी। वो गांव जितनी पुरानी भी नहीं थी, वो शहर जितनी मॉडर्न भी नहीं थी। बीच की एक छोटी सी बस्ती, एक ऐसी बस्ती जहां पे हर कोई हर किसी को जानता था, सिवाय एक लड़की के। एक लड़की जो गांव वालों के लिए जानकर भी अनजान थी। जानकर भी अनजान थी क्यों? एक्चुअली में ये जो लड़की थी, ये बचपन से इस बस्ती की पली बड़ी नहीं थी। कुछ साल पहले अचानक से एक 16 से 20 साल की उम्र के बीच की एक लड़की आती है उस गांव में, उस बस्ती में, और वो अपने कुछ पैसों से कमरा किराए पे ले लेती है। उस किराए वाले कमरे के पास में वो अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाती है और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देती। ये बात ऑकवर्ड इसलिए थी क्योंकि बस्ती के लोगों ने लोगों को अपने शहर में आते हुए देखा ज़रूर था, लेकिन अक्सर लोग अपने परिवार के साथ आते, या फिर लोग जो हैं ये लड़के हुआ करते, कोई लड़का हो गया, कोई अंकल हो गया और आके उन्होंने अपना बिजनेस कर लिया। एक अकेली लड़की, उसका कोई चाचा मामा ताऊ यहाँ नहीं रहता, उसका कोई दोस्त यहाँ नहीं रहता, उसकी पुरानी कहानी क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बस वो आती है और उनकी ज़िंदगियों का एक पार्ट बन जाती है। ज़िंदगियों का पार्ट बन जाती है, इससे मेरा मतलब ये लड़की जो थी ना, इसका बिहेवियर बहुत प्यारा था, इसके बात करने का तरीका बहुत प्यारा था, लोग इसे बड़ा पसंद करते और इसका जो बिज़नेस था वो भी अच्छा चलता। तो ये जिस चीज़ को बेचती वही इवेंचुअली इसकी आइडेंटिटी बन गई, इसका नाम पड़ गया, वही नाम जिससे पूरे गांव वालों ने इसे बुलाया, बिंदिया। डियर लिसनर्स, अगर आप हमारी इस छोटी सी JT8 फैमिली में नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस बात का गौर फरमाइएगा कि इस बोगी के अंदर कौन कौन बैठा है, कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है और उनकी बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं। देखो, अगर आप पुराने मेंबर हो तो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, लेकिन अगर नए हो तो मैं बता दूं कि हर किरदार की माइन्यूट डिटेल्स आगे जाके एक सस्पेंस का रीज़न बन सकती हैं। तो प्लीज़ किसी पार्ट को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अब इस कहानी का चैप्टर नंबर 2 कब भाई? देखो भाई, अब मेरे को टेंशन होती है व्यूज़ की, क्योंकि व्यूज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द रीच। आप लोगों को टेंशन होती है कि भैया अगला कब आएगा यार, तुम कंफर्म डेट बताओ। तो एक काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। इस चैप्टर 1 का और आगे आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें आपको उनके एपिसोड नंबर 1 को पुश नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 का जो पहला एपिसोड है, इसे हम लोग पुश करेंगे इस पूरी कहानी में, ताकि ये एक एपिसोड एज अ ट्रेलर काम करे और नए लोगों तक पहुंचे। अगर इस पे 150 के व्यूज़ आ जाते हैं तो इस थर्सडे शाम को 4 बजे डॉट हम लोग इस कहानी का चैप्टर 2 ला देंगे। नहीं लाया तो मुझे अनफॉलो कर देना, मैं बोल रहा हूँ यार, इससे ज़्यादा ऑनेस्टी क्या चाहिए। पक्की बात है। सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर 150 के व्यूज़ हो गए और मैं कहानी सुनाने आ गया तो आप सुनने आएंगे?